था और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ आ गया होगा और इसमें तकलीफ नहीं गई होगी। अब जो मैं लिख रहा हूं बेटा उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट भी दे देना साइड में, उसको ध्यान रखना, नोट्स के साइड में भी लगे तो लिख देना। हमारे देश का ना फर्स्ट सेंसस जो था, सेंसस को हिंदी में जनगणना बोलते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग। ये 1881 में हुआ था सबसे पहले। ये 1 मार्क में आपको पूछता है। उसके बाद हर 10 साल में ये पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग आज भी होती है, जनगणना बोलते हैं इसको। पहले बताओ ये बात समझ आए कि नहीं आपको? अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंसस हमारा कब हुआ था और ये कितने कितने साल में होता है, तो आप ये बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? ये बता पाओगे। चलो ठीक। अब आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आता है हमारे देश में किस ईयर को या किस साल को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ईयर माना जाता है। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है चेंज, डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। कौन सा ईयर है जो पॉपुलेशन चेंज का ईयर माना जाता है? तो हम कहते हैं कि हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में 1921 जो है उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि विच ईयर इज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या विच ईयर इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो आपका आंसर होगा सर 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब क्या कंसेप्ट है मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ लो भाई। मैंने आपको बोला हर 10-10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होती थी, ये 1881 से चालू हुआ। तो 1921 तक जब भी पॉपुलेशन काउंट होती थी, कभी हमारे देश की पॉपुलेशन हाई होती थी, कभी लो होती थी, कभी हाई होती थी, कभी लो होती थी, कभी हाई होती थी, कभी लो होती थी। लेकिन 1921 के बाद से सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, घट नहीं रही है हमारे देश की, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। पहले 1881 से जब हम पॉपुलेशन काउंटिंग करते थे हर 10-10 साल में, किसी 10 साल में पॉपुलेशन ज्यादा होती थी, कभी कम होती थी। 2021 के बाद से देयर इज कंसिस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन, आबादी सिर्फ बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। आपको समझ आ गया कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का कंसेप्ट कि नहीं आया, ये बताओ, हाँ या ना बोलो मेरे को। समझ आया कि नहीं आया आपको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं क्योंकि उसके पहले कभी भी जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती थी तो हमारे देश की पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी और कभी घटती थी। 1921 के बाद से सिर्फ बढ़ ही रही है। तो अगर ये लिखने आ गया 3 मार्क में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो आप यही लिखोगे, इन द हिस्ट्री 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। प्रायर टू 1921 मतलब बिफोर 1921 population growth in India was never consistent. Size of population kept fluctuating, increasing in one census and decreasing in other. After 1921, population in India recorded a consistent rise. इतना दिखना रहेगा अपने को। नीचे फिगर से नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ऊपर ये 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ना कि 1921 के पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। 1921 के बाद ये बढ़ ही रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, देश के खर्चे बढ़ गए भाई, आबादी हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो साथ साथ देश के ऊपर एक्सपेंडिचर का बर्डन भी बढ़ रहा है। अब आप बताओ, आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सभी को समझ आ गया कि नहीं, कि डाउट है? अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट सेंसस हमारा 1881 में आया, हर 10 साल में होता है। 1921 के बाद से क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं हम लोग। ये एकदम अच्छे से आप लोग को आ जाना चाहिए। अब यार ये हो गया डेमोग्राफी खत्म, अपना हिसाब किताब। अब अपन ने 3 एरिया देख लिए। हमने क्या क्या देख लिया? हमने एग्रीकल्चर देखा, हमने इंडस्ट्री देखा, हमने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम आते हैं कि हमारे देश के फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था। बेटा फॉरेन ट्रेड मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे तो हमारा फॉरेन ट्रेड बड़ा जबरदस्त था, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और अपनी कमाई किया करते थे। पर अंग्रेजों ने क्या किया, हमको बर्बाद कर दिया। इन्होंने क्या किया, हमको ना एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का।
मतलब हम इंडियंस को ये दूसरे देशों में गुड्स बेचने ही नहीं देते थे। ये बोलते थे तुम लोग के यहाँ से, मतलब भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल जाएंगे, वो भी ब्रिटेन जाएंगे, फिर सामान ब्रिटेन में बना करेगा और पूरी दुनिया में भी बेचा जाएगा और इंडिया में भी वही सामान लाके बेचा जाएगा। तो हमें इंपोर्टर बना दिया गया फिनिश गुड्स का। मतलब अंग्रेज हमारा ही रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाता था, हमको उसका 80 रुपए देता था, उससे सामान बना के जाके हमारे देश में 120 रुपए बेच देता था, तो हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो अंग्रेजों ने हमारी ये हालत कर दी थी, हमको कोई सामान एक्सपोर्ट ही नहीं करने देते थे। हमको बोलते थे कि तुम लोग को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, वो भी केवल ब्रिटेन में, फिर वहां से जो सामान बनेगा वो इंडिया में लाया जाएगा और इंडिया में बेचा जाएगा। तो ये इंडिया की पोजीशन थी, हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया गया। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। सभी लोगों को हैंड रेस करो या चैट में बताओ मैंने जो बोला वो चीज अच्छे समझ आई कि नहीं आई आपको। बेटा ब्रिटिशर ने हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया था। कभी भी याद रखना, कोई देश तब तरक्की करता है जब उसके गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा हो और गुड्स का इंपोर्ट कम हो, ठीक है। पर ब्रिटिशर ने सिचुएशन बदल दी, उनका बोलना ये था इंडियन पर्सन दूसरे देशों में गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल भिजवाएगा, वो भी कहा ब्रिटेन में, ठीक है। और हम इंडियंस कहीं से रॉ मटेरियल ला नहीं सकते थे, हमको गुड्स लाना होता था, ब्रिटिशर बनाते थे सामान और भारत में लाके बेच देते थे, तो रॉ मटेरियल सस्ते में एक्सपोर्ट होते थे, जैसे 80 रुपए में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब इसी से दूसरे देश वाले सामान बनाते थे और वो सामान लाके इंडिया में बेच देते थे, तो हमारी कमाई 80 रुपए की होती थी और हमारा खर्चा 120 का हो जाता था। ये नुकसान था। ब्रिटिशर ने यहाँ से जूट कॉटन सब दे दिया, वहां पे कपड़े बनाए इंग्लैंड में, वही कपड़े को लाके इंडिया में 120 रुपए का बेच दिया। तो इन्होंने हमारी ऐसी पोजीशन कर दी थी, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, एक्सपोर्ट करवा देते थे और फिनिश गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करवा देते थे। दूसरा, उन्होंने फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कर दी थी, मतलब हमारे देश का जो एक्सपोर्ट्स था उस पर पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। पहले क्या होता था, एयर ट्रांसपोर्ट तो था नहीं, सी ट्रांसपोर्ट था। अब इंडियन ट्रेडर क्या करते थे, जैसे इंडिया इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में। यहां से जब सामान यूरोप में एक्सपोर्ट करवाना होता था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यूरोप में एक्सपोर्ट कराना होता था तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, लॉन्ग डिस्टेंस था, कई महीने लग जाते थे सामान ले जाने में। अंग्रेजों के अकल ज्यादा थी, इन्होंने क्या किया, मेडिटरेनियन सी जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है उसमें एक सीधी रूट बना दी, स्ट्रेट रूट बना दी, और ये क्या जाती है, स्वेज कैनाल। ये सब एग्जाम में पूछता है। अब स्विस कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन सिर्फ ब्रिटिशर को थी, और ये क्या करते थे, इंडिया से सामान इस कैनाल के थ्रू यूरोप में भिजवा देते थे। अगर एक इंडियन पर्सन को सामान भिजवाने में महीनों लग रहे हैं, तो इनको ये सामान भिजवाने में कुछ हफ्ते लगते थे, वीक्स लगते थे। तो ऐसे इन्होंने हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स पे कब्जा कर दिया। कैसे? इन्होंने पूरे सी रूट पे ही कब्जा कर दिया, अपनी रूट बना दी जिसको स्विस कैनाल बोलते हैं। आज भी स्विस कैनाल है, इससे आज भी ट्रेडिंग होती है। इससे जो रास्ता है वो हाफ हो गया जितना होना चाहिए, तो हमारा सामान कई महीनों में दूसरे देशों में पहुंचता था और ब्रिटिशर का कुछ हफ्तों में पहुंच जाता था। तो ये धीरे 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 हमारे देश के एक्सपोर्ट पे कब्जा कर दिया इस हिसाब से। बात समझ आई कि नहीं? हाफ से ज्यादा एक्सपोर्ट जो था भारत का, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया। बात क्लियर है कि नहीं? अच्छे समझ आई कि सिर के ऊपर से गया? ये बोलो, सभी लोग बताओ समझ आया कि नहीं आया? पोजीशन देखो, हमको एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिए फिनिश गुड्स का। दूसरा, हाफ से ज्यादा हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट पे खुद कब्जा कर दिए, और अपने एक्सपोर्ट को आसान करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, स्विस कैनाल बनाया। ये एग्जाम में पूछेगा, कैनाल मतलब स्ट्रेट रूट होता है जो पानी पे बनाई जाती है, सीधा रास्ता, ठीक है। ये बनाया गया था मेडिटरेनियन सी पे, ध्यान रखना, ये सब चीजें बोर्ड में पूछता है।
तीसरी बात, जितना हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट होता था उससे होने वाला सारा प्रॉफिट जो है अंग्रेज रख लेते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता था। जितना एक्सपोर्ट होता था उससे होने वाली कमाई वो रख लेते थे, और इसका इस्तेमाल जो होता था अपने ऑफिसेस के खर्चे में करते थे, अपने लोगों को सैलरी देते थे। कहीं भी दुनिया भर में वॉर लड़ना हो इसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद कुछ इनविजिबल आइटम इंपोर्ट करने हो, मतलब कुछ सर्विसेज का इस्तेमाल करना हो। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज होता है, जैसे पावर, कम्युनिकेशन, पोस्ट एक्सेट्रा। ये सब में भी जो खर्चा है वो कहां से किया करते थे? एक्सपोर्ट से आने वाले पैसे को। बेटा जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो कमाई होती है। अब हमारे देश के एक्सपोर्ट पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर दिया था, तो एक्सपोर्ट करके जो पैसा आता था उससे ब्रिटिशर क्या करते थे? अपने खर्चे उठाते थे। अपने खर्चे मतलब उनके जो स्टाफ होते थे भारत में उनकी सैलरी। जहां भी वॉर होता था वॉर में पैसे लगते हैं तो इसी पैसे का इस्तेमाल करते थे। और कोई सर्विसेज बढ़ानी है जैसे पावर, कम्युनिकेशन, पोस्ट, ये सब इसमें भी इसी एक्सपोर्ट के पैसे का इस्तेमाल करते थे। अब आप बताओ, आपको तीनों पोजीशन समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? अब आप बताओ, आपको ये तीनों पोजीशन समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? आ गई? बहुत टफ तो नहीं लगा? एकदम आसान है। हम क्या बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या पोजीशन थी अंग्रेजों के जमाने में? मतलब जो आजाद हम हो गए तो उस टाइम तक क्या पोजीशन थी? तो हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिए थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। दूसरी बात, पूरे एक्सपोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर दिया था स्विस कैनाल बना के। और तीसरा, जो भी प्रॉफिट आता था वो उसको अपने हिसाब से खर्चा करते थे। लॉन्ग यूरोप के बाद कुछ महीने लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे। हम जब सामान भी जाते थे महीने लग जाते थे। फिर उन्होंने जब से स्वेज कैनाल बनाया हफ्तों में सामान पहुंच जाता था। अब आगे सुनो, आपने क्या क्या पढ़ लिया ध्यान से देख लो भैया। आपने कौन कौन सा सेक्टर पढ़ा? आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, आपने इंडस्ट्री पढ़ ली। अच्छा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा? आपने फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया, आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ ली। आप मेरे को बताओ, आपको ये चारों क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? आपको ये चारों क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोल दो बस। आपको ये चारों क्लियर है कि नहीं? ऑल फोर क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद दो एरिया और देखते हैं हमारे देश की ऑक्यूपेशन क्या थी। तो 1951 का फिगर हमारे पास है। जैसे आप जानते हो तीन ही तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो लोग एग्रीकल्चर या रिलेटेड एक्टिविटी से जुड़े हैं वो किस में आते हैं? प्राइमरी में। जिनकी फैक्ट्रीज चल रही है वो किस में आते हैं? सेकेंडरी में। और जो सर्विसेज देते हैं वो किस में आते हैं? टर्शियरी में। तो हमारे यहाँ की पोजीशन ऐसी थी कि हमारे देश की 72% पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर में एंगेज थी। 10.1% पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री में थी। और 17.2% पॉपुलेशन टर्शरी इंडस्ट्री में थी। ये हमारी पोजीशन थी। अब आप बताओ, पहले आपको ये फिगर याद हो जाएंगे कि नहीं? ये याद रखना है। 72%, 10%, 17%, ये याद हो पाएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। अब इसके नीचे इसके कंक्लूजन्स पढ़ देते हैं। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपकी पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो काम कर सकती है, वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक। अब अगर कोई कंट्री एडवांस कंट्री है तो वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है और वहां के लोग एग्रीकल्चर में कम एंगेज होते हैं। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, जापान में 12%, जर्मनी में 4%, और हमारा कितना? इंडिया में 72%। ये बताता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी नहीं। देखो फिगर्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन का एंगेजमेंट इंग्लैंड अमेरिका में 2% था, जापान में 12, जर्मनी में 4, और हमारा 72%। ये बताता है कि हम बहुत बैकवर्ड थे। ठीक है। हमारे यहाँ की करीबन 10% तक की पॉपुलेशन जो थी वो इंडस्ट्रीज में एंगेज थी, और यूएस में 32% पॉपुलेशन फैक्ट्रीज खोल के रखी थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। इंग्लैंड में 42%, जापान में 39%। ये बताता है कि इंडस्ट्रियली भी हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। आपको फिगर्स कंपेयर में पढ़ने होंगे। कैसे पढ़ना? भारत का एग्रीकल्चर में कितने लोग एंगेज थे? 72। ठीक है। और अदर कंट्रीज में
अदर कंट्रीज में इंग्लैंड एंड यूएस में 2%, जापान में 12%, जर्मनी में 4%। ये कंपैरिजन हो गया। वैसे इंडस्ट्री में हम कितना थे, 10.1% इंडस्ट्रीज में, और वहीं पे यूएस 32%, इंग्लैंड 42%, जापान 39%। ये अपने को पढ़ना होता है, ध्यान रखना होता है। अब तो बहुत इंप्रूव हो गया है, अब तो बहुत। अभी सबसे ताकतवर देश में दुनिया में यूएस है, उसके बाद चाइना है। ये सब तो इंप्रूव हो गया। हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं ना, अंग्रेजों के जमाने में जब वो हमको छोड़ के गए। ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन बात आती है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जब हम आजाद हुए तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। बेटा आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है फैसिलिटीज ऑफ ग्रोथ, तरक्की करने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है उसको इंफ्रा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपको पढ़ाई करनी है, आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, तो मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। तो आपके लिए वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए बेटा कुछ बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश को प्रॉफिट कमा के देता है, तरक्की करवाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। ये देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, ये प्रॉफिट कमा के देते हैं देश को। कम्युनिकेशन, पावर, एक्सेट्रा। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल होते हैं, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। तो ये सब किसी भी देश में होना बहुत जरूरी है। दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की तरक्की के लिए इकोनॉमिक, और देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए सोशल। ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। आप बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? आपको ये बात समझ आई कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है समझ आया कि नहीं, ये बता दो। अब ब्रिटिशर्स के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन थी भैया? रोड्स की बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रोड्स बनवाई। क्यों बनवाई? ताकि वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके और रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। हमारे यहाँ पहले रोड्स होती नहीं थी, बैलगाड़ी से लोग चलते थे। ब्रिटिशरों ने सोचा अगर भारत में राज करना है तो रोड्स तो बनानी होगी, ताकि उनकी सेना या आर्मी जो है दूर दूर तक पहुंच सके। ठीक है। दूसरा, उन्होंने रेलवे बनाया। ब्रिटिशर्स 1850 में रेलवे लेकर आए। ये बात भूलना मत, याद रखना, आपसे पूछता है क्वेश्चन, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो 1850 में इंट्रोड्यूस हुई थी, याद रखना। तो रेलवे आने से क्या हुआ? पहले लोग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाते थे, रेलवे के आने से लोग लंबे लंबे डिस्टेंस करने लग गए, जो ज्योग्राफिकल बैरियर था वो खत्म हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुआ। पहले आपका क्रॉप ज्यादा सर एक गांव में बिकता था, रेलवे के आने से पूरे देश, पूरी दुनिया में बेचना, देश में बेचना चालू कर दिए। तो देखो ब्रिटिशर क्या लाए उसकी बात करो, रोड्स बनाए वो लोग ताकि अपनी आर्मी को देश भर में भेज सके, वो रेलवे बनाए ताकि लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ब्रिटिशर हमारे देश में वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनाए। जितने सी पोर्ट है बहुत सारे तो ब्रिटिशर के जमाने के हैं। और फाइनली हमारे देश में जो पोस्ट ऑफिस सिस्टम है वो ब्रिटिशर लेकर आए। आपको समझ आया ब्रिटिशर्स ने क्या क्या डेवलप किया? रोड, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड टेलीग्राफ। कितना क्लियर है आपको? ब्रिटिशर ने क्या क्या डेवलप किया, ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? फटाफट बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपको क्लियर है कि नहीं? क्लियर। ठीक। अब रेलवे आया तो उससे देश का फायदा क्या हुआ और देश का नुकसान क्या हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो इसको अपने को अच्छे से करना है, इसको अच्छे से करना है। एक बार मैं खुद चेक करके बताऊंगा कि पहला एयरपोर्ट कब बना था। ब्रिटिशर ने इंडिया में एयरलाइन सिस्टम तो चालू कर दिया था, साल देख के बताऊंगा। ठीक है। रेलवे के आने का फायदा क्या हुआ? हमारे देश का डोमेस्टिक मार्केट बढ़ा। जो पर्सन एक एरिया तक सीमित था, रेलवे के आने के बाद से वो पूरे देश भर में अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने लग गया।
दूसरा, एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया। पहले फार्मर उतना ही बनाते थे जितना उनके घर की जरूरत है, उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते थे। रेलवे के आने से वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गए ताकि वो दूसरी जगहों पर भी सामान बेच सकें। देन रेलवे के आने से लोग दूर दूर ट्रैवल करने लग गए, नए कल्चर्स के बारे में जानने लगे, उनके एक्सपीरियंसेस बढ़े। पहले तो वो सिर्फ अपने शहर और गांव तक ही सीमित थे। फिर सुनो रेलवे के आने के फायदे, मार्केट इंप्रूव हुआ, बढ़ गया अपना। दूसरा, एग्रीकल्चर में बहुत ग्रोथ हुई। तीसरा, डिस्टेंस बैरियर कम हो गए, लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता लगने लग गया। देन गुड्स का मूवमेंट बहुत तेज हो गया, अलग अलग देशों में अलग अलग सामान भेजा जा सकता था। तो जैसे एक एरिया में सूखा पड़ गया, फेमाइन पड़ गया है, जब रेलवे नहीं था तो यहाँ के लोग भूखे मर जाते थे। रेलवे के आने से फिर वहां पर फूड सप्लाई की जाने लगी। ठीक है, ये सब फायदे वाली चीजें थी रेलवे के आने की। नुकसान की बात ये थी रेलवे के आने की कि ब्रिटिशर इससे सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे, वो उतना ही सामान बिकवाते थे जिससे उनका फायदा हो, इंडियंस का वो फायदा होने नहीं देते थे। ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। आप बताओ, आपको रेलवे का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आपको रेलवे का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बोलो। बहुत टफ तो नहीं लग रहा है? बहुत आसान है, थ्योरी एक बार बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना। चैप्टर मेनली खत्म हो गया, आपने सारे सेक्टर्स देख लिए। फाइनली हमको ये पढ़ना है अंग्रेजों के आने का कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। इतने देर से तो नुकसान ही पड़ रहे हो, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ ना फायदा। इन्होंने फार्मर्स की सोच बदल दी, भले धक्का मार मार के पहले इंडिगो प्लांटेशन कराए, पर फार्मर को ये बात समझ आ गई कि एग्रीकल्चर से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। पहले तो इतना ही एग्रीकल्चर करता था जो उसकी घर की जरूरत होती थी। जब अंग्रेजों ने इन्हें धक्का दिया ना, अंग्रेजों ने इन्हें धक्का दिया, बोला कि तुम लोग बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करो, तो इनको भी समझ आया कि एग्रीकल्चर से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सोच बदल गई इनकी, कमर्शियल आउटलुक हो गया फार्मर का। पहले तो उतना ही बनाते थे जितना घर की जरूरत होती थी। दूसरा, रेलवेज और रोडवेज आने से नौकरियां मिलने लग गई लोगों को। जो देश भर में सूखे पड़ते थे वो कंट्रोल होने लग गए, क्योंकि टाइम पे लोगों तक फूड ग्रेन्स पहुंचा दिए जाते थे। फेमाइन मतलब होता है सूखा पड़ना। तो जब से रेलवेज आया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हुई, लोग भूखे तो नहीं मरे कम से कम। ये ब्रिटिशर्स का अच्छे काम है जो देश में वो करके गए। वो हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम लेकर आए, हम तो बार्टर पे चलते थे, वो मनी सिस्टम लेकर आए कि गुड्स के बदले आपको मनी एक्सचेंज करना है। हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आज भी जो चल रहा है वो ब्रिटिशरों का ही है। हमारे देश में जो आईएएस होते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ये सब तो ब्रिटिशर्स की देन है। यही सब तो देकर गए हमारे देश में। आज भी जो आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी कराता है, यूपीएससी को किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। आपको समझ आया कि नहीं बताओ? अंग्रेजों के आने का फायदा देश में, हाँ या ना? अंग्रेजों का आने का फायदा समझ आया कि नहीं आया? बोलो, अच्छे समझ आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, पूरा चैप्टर ओवरऑल समझ आ गया कि नहीं आ गया आपको? ये सारी पोजीशन आती है कि नहीं आपको? एग्रीकल्चर, आपको इंडस्ट्री, आपको फॉरेन ट्रेड, आपको डेमोग्राफी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ऑक्यूपेशन, इन सब का नॉलेज हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ, हाँ या ना? सैटरडे को इसका एक 25 मार्क का एमसीक्यू टेस्ट लूंगा। तो तबीयत ठीक हो जाए तो आपके पेपर के वो चेक करके लिस्ट बना के भेज दे रहा हूं मैं। एमसीक्यू टेस्ट लूंगा इसका सैटरडे को, देना अच्छे से। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, चैप्टर खत्म हो गया और ये सब आना चाहिए आपको। अच्छे से पढ़ लो। फीवर फीवर आ रहा है बेटा थोड़ा? कौन सा लास्ट टॉपिक आदित्य? अभी मैं ठीक हूँ, वही हल्का हल्का फीवर फीवर आ रहा है कुछ। अपनी क्लास रेगुलर रहेगी बेटा, अच्छे से पढ़ना है अपने को। कल चैप्टर नंबर 2 इसका शुरू कर देंगे। 3-4 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कम से कम करते हैं अपन। 3 से 4 चैप्टर इसके करेंगे अपन, ठीक है? डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, देश की आबादी का क्या हाल था। तो हमारे यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा था, मतलब लोग पैदा भी बहुत हो रहे थे, पॉपुलेशन तो बढ़ी रही थी, और पुअर हेल्थ कंडीशन के कारण लोग मर भी रहे थे, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। ठीक है,
दूसरा, बच्चों के मरने का दर भी बहुत था, 218 मर जाते थे पहले हर 1000 में से, अब तो 42 मरते हैं। पहले एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर्सन की 32 साल थी, अब 68 साल है, 68 ईयर। पहले पढ़े लिखे लोग 16% थे, उसमें से वुमेन 7%, जो जेंडर बायस बताता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये सब था डेमोग्राफी। इंडस्ट्री में क्या था, उन्होंने हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, मतलब हमको बर्बाद किया इंडस्ट्रीज को। कैसे किया? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया जो सबसे स्ट्रांग थी। कैसे? टैक्स हम पे ज्यादा लगाते थे, उनके प्रोडक्ट मशीन मेड थे तो ज्यादा फिनिशिंग आती थी। हमारे लोग ही हमारा प्रोडक्ट नहीं डिमांड कर रहे थे, उनका प्रोडक्ट डिमांड कर रहे थे, और रेलवेज के थ्रू अपने सामान को देश भर में बेचते थे। इससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुई। दूसरी बात, उन्होंने हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंडिया में बढ़ने ही नहीं दिया। वो अपने इंडस्ट्रीज को जितना जरूरत थी बढ़ाते थे, हमको तो आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। दुनिया भर की परमिशन वर्मिशन का विजय देता हूँ बेटा, मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं देता हूँ उसको, है ना। ब्रीक मतलब वेरी स्लो होता है। उन्होंने इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को बहुत धीरे कर दिया था, एकदम स्लो कर दिया था। ठीक है, ये पोजीशन थी। ब्रिटिशर के आने के क्या फायदे हुए देश में? फायदा नंबर 1 ये हुआ, उन्होंने फार्मर्स की सोच बदल दी। फार्मर को समझ आ गया कि जैसे ब्रिटिशर बड़े लेवल पे अब प्रॉफिट कमाते हैं, हम भी एग्रीकल्चर से कमाई कर सकते हैं। ब्रिटिशर ने जब रेलवे और रोड्स बनाई तो उससे नौकरियां मिली लोगों को। पहले जब सूखा पड़ता था तो लोगों के पास खाने को नहीं होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने से ब्रिटिशर वहां तक फूड ग्रेन पहुंचाते थे। ब्रिटिशर हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम लेकर आए, मतलब मनी सिस्टम लेकर आए। पहले तो हम बार्टर पे चलते थे, और लास्ट हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, देश को कैसे चलाना है, पुलिस सिस्टम कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होगा, ये ब्रिटिशर ही लेकर आए हैं। ये सब किया है ब्रिटिशर ने हमारे लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये पहला चैप्टर था जो फुल्ली कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आप इस शीट को एकदम अच्छे से पढ़ दो। कल अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करोगे कि नया चैप्टर पढ़ोगे? चलो तुम लोग बोलो, कल इसके क्वेश्चन डिस्कस करोगे कि नया चैप्टर पढ़ोगे? आप बोलो। तो वैसा ही करेंगे, कल इसके क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मंडे से फिर नया चैप्टर करेंगे, सैटरडे को तो टेस्ट दे देंगे। थे कुछ थे, हमने पढ़ा ना बेटा ऊपर, कुछ कुछ ग्रो हुई थी। कौन सी? जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा ने बनाई थी, फिर कुछ सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, पर बड़ी इंडस्ट्रीज वो जब डेवलप नहीं होने देते थे। एक बार पूरी शीट को पढ़ दे, हर चीज इसमें है, एकदम अच्छे से कर देना इस शीट को कंप्लीट। ठीक है, यही करना है आप लोग को आज। कल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, ये करो।